Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. जब तक आप यह नहीं मानते कि हर इंसान बराबर है, तब तक कोई संविधान, कोई कानून आपको न्याय नहीं दिला सकता। भीमराव अंबेडकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज के एक और महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक एपिसोड में। आज का टॉपिक है रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, डिबेट्स एंड चैलेंजेस, सोशल जस्टिस। क्या आप जानते हैं कि भारत में आरक्षण की शुरुआत सन 1930 के दशक में हुई थी, जब सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए इसे लागू किया गया था। लेकिन आज लगभग एक सदी बाद भी यह विषय बहसों और विवादों से घिरा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें अब तक क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चुनौतियां सामने आ रही हैं और आगे के लिए क्या समाधान हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन सिस्टम की परिभाषा की। रिजर्वेशन सिस्टम एक ऐसा अफर्मेटिव एक्शन है जो स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर देने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन की। रिजर्वेशन का विचार ब्रिटिश काल के समय से आया, जब समाज में गहरे सामाजिक भेदभाव थे। सबसे पहले आरक्षण का कानूनी आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखा गया। आज़ादी के बाद भारत के संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 16 तक राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, लेकिन साथ ही आर्टिकल 15 और 16 में राज्य को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सके। अब हम समझते हैं रिजर्वेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। दूसरा, समान अवसर सुनिश्चित करना। तीसरा, सामाजिक समरसता और समावेश को बढ़ाना। चौथा, ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई करना। अब बात करते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम में कौन कौन से वर्ग आते हैं। पहला, स्केड्यूल्ड कास्ट्स यानी अनुसूचित जातियां। दूसरा, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियां। तीसरा, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। चौथा, हाल ही में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी 10% आरक्षण दिया गया है। अब हम आते हैं डिबेट्स और चैलेंजेस की ओर। सबसे पहली बहस होती है मेरिट बनाम सोशल जस्टिस की। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण से मेरिट और एफिशिएंसी प्रभावित होती है, जबकि दूसरी ओर यह तर्क भी है कि जब शुरुआत की लाइन ही सबकी अलग हो तो कंपटीशन कैसे फेयर हो सकता है। दूसरी चुनौती है क्रीमी लेयर की। अदर बैकवर्ड क्लासेस के भीतर भी कुछ वर्ग अत्यधिक लाभ उठा रहे हैं, जबकि ज्यादा जरूरतमंद वर्ग पीछे रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में अब भी बहुत सी दिक्कतें हैं। तीसरी चुनौती है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की। आरक्षण कभी कभी वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन जाता है, जिससे इसका असली उद्देश्य कहीं खो जाता है। चौथी चुनौती है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की। जनरल कैटेगरी के बहुत से लोग मानते हैं कि अब उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है। पांचवी चुनौती है डेटा की कमी। अब तक देश में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना का पूरा डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों की पहचान मुश्किल होती है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन के विस्तार और बदलावों की। सन 1973 में मेंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर अदर बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण मिला। उसके बाद सन 2019 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को 10% आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार आरक्षण की सीमा को 50% तक सीमित करने की बात कही है, जैसे कि इंदिरा सोनी केस 1992 में। अब सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। पहला, आरक्षण को जरूरत और डेटा आधारित बनाना होगा। दूसरा, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में निवेश करके लोगों को सक्षम बनाना होगा, ताकि वे आरक्षण के बिना भी प्रतियोगिता में खड़े हो सकें। तीसरा, क्रीमी लेयर के सिद्धांत को सभी वर्गों पर समान रूप से लागू करना होगा। चौथा, समय के साथ आरक्षण की समीक्षा करते रहना होगा कि क्या इसका उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं। रिजर्वेशन सिस्टम पर डॉ. अंबेडकर ने कहा था, आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है, यह तो बस एक कदम है बराबरी की ओर। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रिजर्वेशन सिर्फ एक नीति नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक ताने बाने में गहराई से जुड़ा हुआ विषय है। यह जरूरी है कि हम इसे सिर्फ लाभ या हानि के चश्मे से ना देखें, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण से इसकी भूमिका को समझें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने फीडबैक और सजेशंस हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण यूपीएससी से जुड़े वीडियोस रोजाना मिलते रहें। आपके समय और भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि आरक्षण की जगह अब जरूरत आधारित अफर्मेटिव एक्शन को अपनाया जाना चाहिए, या फिर जाति आधारित आरक्षण अभी भी भारत में आवश्यक है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें, मैं आपके जवाब पढ़ने का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो अपनी तैयारी के साथ साथ आपके लिए हर दिन थॉटफुल और रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपका समय बचे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो।
इनमें मैं पेड एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ। ना तो कोई टीम है, ना ही कोई स्पॉन्सर, सिर्फ मैं हूँ और मेरा डेडिकेशन। हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट आपकी प्रिपरेशन या नॉलेज को एनरिच करता है, तो प्लीज़ यूपीआई स्कैन करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं, बल्कि मोटिवेशन भी होगा। आपका ये सपोर्ट ही इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रख पाएगा, एंड एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प मी कीप क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वीडियोज़ फॉर यू। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।